हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। मैं हूं प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा। जिस टेक्निक के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है उसे ही सैम्पलिंग कहा जाता है। तो आज हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। तो जो सबसे पहली टेक्निक है या सबसे पहली जो सैम्पलिंग है या सैम्पलिंग के टाइप्स हैं या टेक्निक्स कहें वो क्या हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना, संभाव्य प्रतिचयन भी इसे हिंदी में कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक यूनिट को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना होती है। इसी वजह से इसे संभाव्य प्रतिचयन भी कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक यूनिट को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना होती है, उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसके कुछ टाइप्स हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना होती है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो भी यूनिट्स हैं, जितनी भी हैं, वो उनमें से कोई सी भी यूनिट, कोई सी भी इकाई सैंपल के रूप में सेलेक्ट हो सकती है। जिसमें ये संभावना होती है उसे रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। अभी जो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है उसके कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि किन किन मेथड्स के थ्रू रैंडम सैम्पलिंग का सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहला है लॉटरी मेथड। ये लॉटरी मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले जिस भी जनसंख्या का से हमें सैंपल का सिलेक्शन करना है उस जनसंख्या को हम एक चिट पे, एक पर्ची पे उसका नाम लिखते जाते हैं। पूरी जनसंख्या का एक चिट पर, एक पर्ची पर नाम लिखते जाते हैं। फिर उसको उस चिट का गोला बना लेते हैं और उसको एक बॉक्स में, एक डिब्बे के अंदर सारी चिट को भर दिया जाता है। जितनी भी पॉपुलेशन होती है उस सारी चिट को उसमें भर दिया जाता है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है, जिससे कि उसका सीक्वेंस मिट जाए, उसमें कोई सीक्वेंस ना रह जाए। उसके बाद किसी भी एक पात्र द्वारा, किसी के भी द्वारा आंखें बंद करके उसमें से एक एक चिट निकाली जाती है। एक चिट को निकाला, फिर उसको नोट कर लिया, फिर से उसको मिक्स कर देते हैं कि जिससे सीक्वेंस ना रहे। फिर इस तरह से एक एक करके चिट निकालते जाते हैं और उतनी ही चिट उसमें से निकालते हैं, उतने ही गोले उसमें से निकाले जाते हैं जितने कि हमें सैंपल के रूप में सेलेक्ट करने हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए। इस तरीके से हम जितने भी सैंपल की हमें ज़रूरत है उसमें से एक एक चिट हमने निकाली और उसको अलग से नोट करते चले गए और हमारे सैंपल का सिलेक्शन हो गया। ये किस तरीके से हुआ? रैंडम तरीके से हुआ। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं था कि हमें पर्टिकुलर इस सीक्वेंस में सिलेक्शन करना है। ये रैंडमली, इसको ही कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडमली हमने उस डिब्बे में से चिट का सिलेक्शन कर लिया और हमारा जितने भी सैंपल्स की हमें ज़रूरत थी उतने सैंपल हमें ईजिली अवेलेबल हो गए। तो ये था हमारा लॉटरी मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड। सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड में जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में नोट कर लिया जाता है। उस जनसंख्या के नाम को एक सीक्वेंस में लिख लिया जाता है। उसको लिखने के बाद फिर किसी भी प्री डिसाइडेड मापदंड के अनुसार, प्री डिसाइडेड मापदंड का मतलब ये है कि जैसे हमने ये सोच रखा है कि जो हमने लिस्ट बनाई है उनमें से प्रत्येक पाँचवें नंबर पे जो भी यूनिट आएगी, जो इकाई आएगी, उसका हम सैंपल के रूप में सेलेक्ट करेंगे। या हम 10वें यूनिट को भी कर सकते हैं, तीसरे को कर सकते हैं, छठे को कर सकते हैं, 8वें को कर सकते हैं। जो भी अपना एक मापदंड हमने बनाया हुआ है उस मापदंड के हिसाब से हमने उस लिस्ट में से सैंपल का सिलेक्शन जितनी हमें ज़रूरत थी उस हर अल्टरनेट 5वें, 7वें, 8वें जितना भी हमने मापदंड बनाया उसके हिसाब से हम जितने सैंपल को हमें सेलेक्ट करना उतनी संख्या में हमने उसमें से अलग एक जगह नोट कर लिया और वो रैंडम तरीके से अलग नोट कर लिया और वो हमें सैंपल के रूप में प्राप्त हो गए। तो ये रहा हमारा सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड। अगला जो मेथड है वो है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड के अंतर्गत हमें जिस भी क्षेत्र से, जिस भी जनसंख्या से, जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या से सैंपल का सिलेक्शन करना है उसका हम एक मानचित्र बनाते हैं और उस मानचित्र को हम छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर देते हैं। फिर एक ट्रांसपेरेंट तख्ती कहें या ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं जिसमें से रैंडम तरीके से छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं और उस ट्रांसपेरेंट शीट को फिर वो जो मानचित्र हमने बनाया हुआ है उसी की साइज का बनाते हैं। वो तख्ती भी, वो ट्रांसपेरेंट शीट जो बनाते हैं, उसके बाद हमने उस मानचित्र पे उस तख्ती को रखा और जो हमने मानचित्र में वर्ग पहले से ही विभाजित किए हुए थे तो
जिस वर्ग में जितने छेद पड़ते हैं या जितने ब्लॉक पड़ते हैं जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट में बनाए हुए हैं, उस वर्ग से हम उतने यूनिट का, उतनी इकाइयों का सैंपल के रूप में सिलेक्शन कर लेते हैं। उसको हम एक से अलग से कहीं जगह नोट करते जाते हैं कि इस वर्ग से इतने सैंपल और इस वर्ग से इतने सैंपल, इस तरीके से हम नोट कर लेते हैं रैंडम तरीके से, और इस तरह से हमारा सैंपल का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये क्या था? ये था रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंतर्गत हम 3 तरीके से सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, 3 मेथड्स के थ्रू। अगला जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या को हम एक विशेष मापदंड के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ये अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, स्तर में डिवाइड कर देते हैं। वो जो ग्रुप होते हैं अलग अलग, जो कई ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो आपस में तो होमोजेनस होते हैं, समजातीय होते हैं। वो आप एक ग्रुप आपस में होमोजेनस होगा, उसकी सारी यूनिट्स होमोजेनस होंगी, लेकिन जो दूसरा ग्रुप होगा उससे वो डिफरेंट होगा, वो दूसरे ग्रुप से हेट्रोजेनस होगा, पर आपस में वो ग्रुप होमोजेनस होगा, समजातीय होगा। इस तरीके से हम कई ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उन जितने सैंपल्स की ज़रूरत है उस अनुपात में हम हर ग्रुप से इकाइयों का सिलेक्शन कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारे सैंपल मिल जाते हैं जो भी हमें अपनी स्टडी के लिए चाहिए होता है। तो ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगला जो टाइप है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में संपूर्ण जनसंख्या को रैंडम तरीके से, रैंडम टेक्निक सैम्पलिंग को यूज करके कई ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कई समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर जिस रेशियो में हमें सैंपल्स की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उतनी संख्याओं का, उतनी यूनिट्स का सिलेक्शन करके, उतनी इकाइयों का, उन जो हमने ग्रुप्स बनाए थे उन ग्रुप्स में से एक एक ग्रुप में से अलग अलग इकाइयों का सिलेक्शन करके एक सब ग्रुप को बनाया जाता है, जिसे ही क्लस्टर कहा जाता है। और वो जो सब ग्रुप होता है जिसे क्लस्टर कहते हैं, वही हमारा क्लस्टर सैंपल होता है जो हमें अपनी स्टडी के लिए चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम क्लस्टर सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी ग्रुप बनाते हैं और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी ग्रुप बनाते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो आपस में होमोजेनस होते हैं और दूसरे ग्रुप से हेट्रोजेनस होते हैं। लेकिन जो क्लस्टर सैम्पलिंग में ग्रुप बनाते हैं उसमें होमोजेनस होना ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि वो ग्रुप होमोजेनस ही होना चाहिए। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसमें जो जितनी हमने टोटल पॉपुलेशन ली है उन सब को ग्रुप्स में डिवाइड करना कंपलसरी होता है। लेकिन जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसमें ऐसा कंपल्सन नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति क्या एटीट्यूड है, अगर हम इसकी स्टडी करना, बच्चों का पढ़ाई के प्रति क्या रुझान है, क्या एटीट्यूड है, अगर टीचर्स के नज़रिए से क्या होगा, अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें कि टीचर्स क्या सोचते हैं कि बच्चों का पढ़ाई के प्रति कैसा एटीट्यूड है, तो हम टीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने किसी भी राज्य की, फॉर एग्जांपल यूपी का या बिहार का, हमने कोई ज़िला सेलेक्ट कर लिया। फिर उस ज़िले के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, हमने अलग अलग ब्लॉक्स को डिफ़ाइन किया। ये अलग अलग ग्रुप्स बनाए हमने, ज़िले का एक ग्रुप बनाया, ब्लॉक का अलग ग्रुप बनाया, उसके जो खंड होंगे उसका अलग ग्रुप बनाया। उनमें से हम अलग अलग, उनमें से जो हमें जितनी सैंपल्स की ज़रूरत थी उसके हिसाब से हमने सब ग्रुप बनाया। एक ज़िले लेवल पर अलग ग्रुप, अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स का अलग अलग ग्रुप बनाया, ब्लॉक लेवल पे अलग बनाया, खंड लेवल पे अलग बनाया। इस तरह से हमें जितने सैंपल्स की ज़रूरत थी अलग अलग उन ग्रुप्स में से हमने सब ग्रुप बना लिया, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। और वो जो क्लस्टर सैंपल का हमने सिलेक्शन किया क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू, वो हमारे सैंपल साइज हो गया जो हमें अपने स्टडी के लिए यूज करना है। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स, जो कि 3 तरह से हमने बताए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो मेन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग दे दिया और उसमें ये पूछते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किस सैम्पलिंग टेक्निक का टाइप है, ये किसके अंतर्गत आता है, कि प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है या नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो हम ये बताएंगे कि भाई जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है या क्लस्टर सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज के लिए ही बस इतना ही। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।